औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व के अंदर ये परिवर्तन लाने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसने विश्व के सारे देशों को प्रभावित किया। उसके साथ साथ कुछ नए जटिल मुद्दों को इसने उजागर किया। यहाँ पर उत्पादन तो बढ़ा, उसके साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़ी, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी, मगर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अमीरी और गरीबी का जो ये अंतर था ये भी उभर कर बहुत ज्यादा सामने आया। एक नए वर्ग का उदय हुआ, इसके साथ साथ कुछ नई विचारधाराओं का यहाँ पर उदय हुआ। ये सारी की सारी देन किसकी है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आप देखेंगे कि कारखानों का विकास हुआ, स्टीम के इंजन बनाए गए, रेलगाड़ी का विकास, टेलीफोन का विकास, ये सारी नींव जहां से बन के निकली वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से था। यहीं पर से जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको बढ़ावा दिया गया और नए नए चीजों की खोजें की गई, आविष्कार किए गए और एक पूरा जो समाज था, जो आप कह सकते हैं कि एक पूरा भरा पूरा जो समाज था, उसके ताने बाने को भी इसने कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया। वो औद्योगिक क्रांति ही था। तो विश्व इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको पढ़े बिना आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जिसको आप नहीं समझ सकते। वो औद्योगिक क्रांति को बिना पढ़े समझना बहुत मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, इसके बारे में। क्योंकि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई वो इंग्लैंड में ही हुई। और इसके साथ साथ हम इसमें चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पे, और हम जल्दी से अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम इसके बारे में और समझ सके। तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति का सीधा अर्थ यह है कि जो यूरोप का कृषि प्रधान समाज था, यूरोप के अंदर बेसिकली इंग्लैंड का, ब्रिटेन की बात हो रही है, जो ब्रिटेन की कृषि प्रधान समाज था उसका औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो जाना औद्योगिक क्रांति कहलाया। औद्योगिक क्रांति में क्या था? बड़े बड़े जो फैक्ट्री थी उनका निर्माण किया गया। इससे पहले जो ब्रिटेन का समाज था वो हमारे आम समाज की तरह था। जैसे भारत में आज भी गांव की तरफ जाके देखोगे तो वहां पर क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, लोग घरों में काम कर रहे हैं, चाहे वो पापड़ बना रहे हैं, चाहे वो अचार बना रहे हैं, चाहे वो चटाइयां बना रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसी बना रहे हैं जिससे वो उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ही वहां पर भी था, घड़े बना रहे हैं, कुछ भी जो कार्य था वो पहले घरों में ही होता था। मगर वहां से जैसी ही औद्योगिक क्रांति हुई, सारा का सारा जो भी ताना बाना था वो पूरा का पूरा उठ के उद्योगों की ओर आ गया। और उद्योग कहाँ लगाए गए थे? उद्योग सारे शहरों के आसपास थे। तो कृषि प्रधान जो समाज था वो पूरा का पूरा मशीनों की ओर ट्रांसफर हो गया। और अब जो कृषि थे, कृषि कार्य को छोड़ के अब लोग कहाँ घुस गए? वो सारे के सारे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करने लगे और वहां से मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने लगे। तो अब यहां पर एक तरीके से देखेंगे आप तो जो कृषि पर जो समाज जीवित था, आश्रित था, वो अब हटता जाएगा और सारा का सारा परिवर्तन होके वो सारे फैक्ट्री में आएंगे। यही जो किसान थे वो अब मजदूर के रूप में फैक्ट्री में काम करने लगेंगे। समाज पूरा बिखरेगा। और अब हम धीरे धीरे एक एक करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आने शुरू हुए। और जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। आप इंग्लैंड के जब नक्शे को देखेंगे तो वो क्या, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने का मतलब ये है कि उस पर जो भी कोई आक्रमण करेगा वो चाहे तो अपने जो बाउंड्रीज हैं, अपने जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां से वो देख सकते हैं कि कोई जहाज हमारी ओर आ रहा है तो उस पर हमला कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था वहां पर चारों ओर से इसका। फिर उसके बाद आइट साइड में ऐसा नहीं है कि बर्फ जमती हो, सारा एकदम साफ पानी है। जैसे भारत 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ, तो ये पूरे चारों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो चारों साइड से घिरा होने का मतलब है वहां पर बंदरगाह बनाए जाएंगे जहां पर सामान आएगा और सामान यहां से वापस जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग करने का काम जो था वो बंदरगाहों में ही होता है। और कहीं से सामान आ रहा और कहीं से सामान जा रहा, तो पूरे देश का क्या हुआ, यहाँ पर से यातायात के साधन विकसित किए गए, नाव चलाए गए अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन जब सस्ता होगा तो गांव से सामान को शहर में लाने पे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, और शहर पे लाने पे खर्चा नहीं आया और यहां से किसी दूसरे देश में जैसे भारत में ही लाके बेच दिया, तो इनसे इन्होंने ज्यादा लाभ कमाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। फिर ऊपर से यहाँ पर की जो जलवायु थी वो कपास की खेती के लिए भी बहुत अच्छी थी। और आगे हम देखेंगे कि कपास की कैसे आविष्कार ने और क्या क्या परिवर्तन किए। सबसे मेन एक और बात कि यहाँ पर कोयला और जो लोहे का उत्पादन था वो बहुत ज्यादा हुआ। कोयला और लोहा जो था वो इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में था, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में था, वो उपलब्ध था। तो कोयला था, इसका इस्तेमाल पहले तो ईंधन के रूप में किया गया। ईंधन के बाद यहाँ पर आविष्कार किया गया मशीनों को चलाने के लिए कोयले का। जैसे आप देखेंगे ना, रेलगाड़ी जो थी वो कोयले के हीट से भाप बनती थी और भाप से चलती थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कोयले पे एक समस्या आई, जिसको भी मैं बताना आपको चाहता हूं कि इंग्लैंड पे कोयला था, मगर सबसे पहले समस्या ये आई
कि उस कोयले को निकालें कैसे, क्योंकि जब भी आप खदान में खुदाई करोगे तो एक टाइम के बाद वहां पर पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंजनों का आविष्कार किया गया, क्योंकि ये आविष्कार का युग है, जैसे मैंने बताया ना, नई नई चीजों पर आविष्कार हो रहे हैं। तो एक इंजन बनाया गया जो पानी को खींच के बाहर फेंकता था। अब इसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि वहां पर कोयला खदानों को पानी निकाला और वहां से कोयला फटाफट ज्यादा निकालना शुरू किया, ज्यादा निकालना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या था, कोयला की जैसी मात्रा बढ़ी तो ईंधन के रूप में आ गया। ईंधन के रूप में आया तो यहाँ पर लोहा के कारखाने जो थे वो चल ही रहे थे, छोटे छोटे, मतलब लोहे बनाने के कार्य चलते, लोहे की मगर गुणवत्ता नहीं थी। मगर जैसे ही कोयले के थ्रू आग लगा के उसे गर्म करके कोयले के थ्रू पिघला के, क्योंकि कोयले की हीट ज्यादा होती है और लंबे टाइम तक चलती है, इससे जो था वो लोहे की गुणवत्ता थी वो बढ़ती गई। लोहे की गुणवत्ता बढ़ने से क्या हुआ, जो बेस्ट क्वालिटी का लोहा था वो इंग्लैंड में ही जात हो गया, और इंग्लैंड में जात हुआ तो अब ये इंग्लैंड में तो पूर्ति कर रहे हैं, यहाँ से बाहर की साइड भी भेज रहे हैं। और बाहर की साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये गांव के अंदर भी बना रहे तो इसे फटाफट ये बाहर लाके बेच सकते हैं, ये कंडीशंस थी। तो यहां पर से इन्होंने जो देखेंगे अत्यधिक इन्होंने फिर कोयला का उत्पादन किया, लोहे का उत्पादन किया, इसका बाहर जाके बेचना शुरू किया। अब इनसे जो पैसा आ रहा है और बाहर ये जो सामान बेच रहे हैं, ये क्या कर रही है, उद्योगों को ही तो बढ़ावा दे रही है। औद्योगिकरण के अंदर क्या था, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अभी हम बात भी करेंगे कि मजदूर आ कहां से रहे थे, उसके बारे में भी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये थे मैकेनिकल आविष्कार हैं, जो यंत्रों पर आविष्कार किए गए वो। तो जॉन के का नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मशीन बनाई थी वो थी फ्लाइंग शटल। ये क्या था, कपड़ा बुनने की मशीन थी। इससे पहले जो कपड़ा था वो हाथ से बुना जाता था और वो मोटा भी होता था, उसे बनाने में टाइम भी लगता था, क्योंकि एक कपड़े को बनाने में 1 से 2 दिन लग रहा, मशीन कुछ ही घंटों में उस कार्य को कर देती थी। तो इन मशीन का जो इजाद था, इस मशीन का, वो जॉन के ने 1773 में किया था। अब फ्लाइंग शटल, ये जो मशीन इन्होंने बनाई, इससे कपड़े की उत्पादन था वो ज्यादा ज्यादा होने लगा और जल्दी से जल्दी होने लग गया। अब एक मशीन बनाई, औद्योगिकरण के टाइम पे ऐसी ही चलती थी, एक मशीन बनाई तो अब कपड़े की जैसी ही उत्पादन ज्यादा होने लगा तो सूत की मांग बढ़ी, सूत की मांग बढ़ी तो फिर अब सूत के लिए एक आविष्कार किया गया स्पैनिंग जेनिंग मशीन का, है ना, हाँ, स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया। आविष्कार जिसने किया था वो जेम्स हरग्रीव्स थे, इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के थ्रू क्या था कि एक तरीके से सूत काटने की ये मशीन थी। आप देख रहे होंगे इसका डिजाइन कुछ है वो चरखे के जैसा मिलता जुलता लग रहा होगा। तो इससे क्या था, अब ये जब आविष्कार हुआ तो अब सूत भी बनने लग गया, यहाँ पर कपड़े भी बनने लगे, कपड़े के आविष्कार में फिर और आविष्कार हुए और ऐसे करते करते हैंडलूम का आविष्कार हुआ। जो मशीन से पहले क्या था, भाप के थ्रू ये जो थे वो इंजन, भाप के इंजन से ही ज्यादातर काम किए जाते थे, भाप के थ्रू ही मशीन को बनाया जाता था। कैसे, कोयले को पानी के ऊपर रख के, मतलब कोयला गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर पानी रख रहे हैं, पानी से जो भाप बन रही है उस भाप के प्रेशर से चीजें को घुमाया जाता था। ऐसे ही आप रेलवे जो देखेंगे, स्टार्टिंग की रेलवे थी वो ऐसे ही चलते थे भाप के थ्रू, ठीक है, चाहे भाप पानी से आ रहा हो चाहे उसकी हीट से निकल रहा हो, तो उस थ्रू से इन्होंने मशीन बनाई। हैंडलूम के आविष्कार हुए, उसमें तो इन्होंने जो कारखाने का जो मेन सिस्टम था वो पूरा का पूरा वहां पर आ गया। फिर यहां पर से जो वस्त्र बनाए गए, ये सारी चीजें की गई, इसको लेके इन्होंने अपने उपनिवेशों में बेचना किया। उपनिवेश वो देश जहां पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, भारत जैसे एक इनका उपनिवेश था, ऐसे ही इन्होंने विश्व के बहुत सारे जगहों पे उपनिवेश बना रखे थे। अमेरिका हो गई इनकी कॉलोनी, फ्रांस वगैरह पे भी तो इनके माल जाने लगे थे, क्योंकि फ्रांस का यहाँ पर पावर डिक्लाइन हो गया। पावर डिक्लाइन होने की वजह से अब जो इंपोर्ट करते थे, जो फ्रांस से सामान लेते थे, वो देश अब इनसे, इंग्लैंड से सामान लेने लगे। तो अब औद्योगिक विकास जो था वो सारा का सारा इंग्लैंड में ही होने लग गया, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास ही आया जा रहा, लाभ यही ज्यादा ज्यादा कमाए जा रहे। अब कृषि क्रांति ने यहाँ पर औद्योगिकरण में बहुत प्रभाव डाला। अब कृषि क्रांति हुई, यहाँ पर कृषि के ऊपर क्या था, उपकरण बनाए गए, नए नए खोजे की गए। अब कृषि क्रांति हुई, वहां पर सबसे जो मेन व्यवस्था लाई थी वो चकबंदी को इंट्रोड्यूस किया गया था। चकबंदी में क्या था, जमींदार ने बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए, वहां पर इन्होंने कृषि करवाई, नए नए टेक्निक से कृषि करवाई, वहां पर नए नए जो मशीन थे उनका इस्तेमाल किया गया। मशीन ऐसी बनाई गई जो जमीन के अंदर जाके बीजों को डाले, सिंचाई की व्यवस्था को बड़ी अच्छी की गई। अब इससे जो उत्पादन हुआ, आय हुई जमींदारों की, उन्होंने वो पैसा जो था, एक्स्ट्रा जो धन था, वो सारा का सारा किस पे लगाया, उद्योगों पे लगाया, उद्योगों पे लगाया। और ये जो देखेंगे आप, धीरे धीरे ये पूंजीपति वर्ग की ओर बढ़ते चले गए। यहाँ पर फिर एक इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इससे आगे भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जब सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया कृषि के ऊपर, और कृषि से जितना पैसा निकला उसको फिर इन्वेस्ट किया गया इन्होंने उद्योगों पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मशीनों का इस्तेमाल किया गया, तो मशीन का जहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, आपको पता है मैन पावर कम होती ही जाती है। एक फैक्ट्री में मान लो अगर 6 व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर एक कोई मशीन लगा दी जाती, तो समझ लो 2 व्यक्ति काम करेंगे, बाकी 4 व्यक्ति का काम मशीन कर देगी। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा हो गए, काम की कमी होगी, क्योंकि मशीन पूरा काम कर रही है। अब जो ये 4 व्यक्ति बचे हैं जो एक्स्ट्रा के तौर पर, ये सारे के सारे कहाँ की ओर पलायन करेंगे, ये शहरों की ओर पलायन करेंगे, रोजगार के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। अब ये शहरों की ओर आए, शहरों की ओर आए तो यहाँ पर
इन्हें क्या हुआ, सस्ती मजदूरी पे काम करना पड़ा, क्योंकि इन्हें काम आता नहीं था, इन्हें काम तो खेती का आता था, मशीन ना इन्हें चलाने आती ना इन्हें कुछ पता, तो सस्ते श्रमिक यहाँ पर उपलब्ध हुए। सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने के वजह से भी औद्योगिक क्रांति पे बढ़ावा मिला। जो मालिक है उसे पता चलेगा कि यार मैं किसी को 10 रुपए दे के उससे 100 रुपए काम ले रहा हूं, तो इसका तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और सेम यहाँ पर भी पड़ा। अब बेरोजगारी, जो श्रमिक थे, जो कृषि किसान थे, अब वो सारे के सारे पलायन करते गए शहर की ओर। शहर की जनसंख्या बढ़ी, शहर की जनसंख्या बढ़ी, वहां पर खपत बढ़ा, खपत भी बढ़ा, तो वहां पर आप देखेंगे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से ये सारे के सारे उठकर दूसरे देशों की ओर खोज में गए। वहां पर इन्होंने जो दूसरे देश है उस पर और कब्जा करना शुरू किया। आगे हम इन पॉलिसी को और सही से पढ़ेंगे, जिक्र के तौर पर मैंने यहाँ पर कर दिया गया। अब जनसंख्या में जब वृद्धि होनी शुरू हुई तो आप देखेंगे जब जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर क्या था, मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ने का सीधा मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। मांग बढ़ रही है तो डिमांड आपको बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई जहां पर बढ़ रही है और डिमांड में वृद्धि हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का फायदा फिर ये एक तरीके से सस्ती लेबर के रूप में लेंगे और उत्पादन को अधिक करने के लिए लेंगे। उत्पादन, क्योंकि पूंजीपति या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जब उसका काम चल रहा होगा तो वो यही चाहेगा कि यार मैं ज्यादा काम करूं और ज्यादा पैसा कमा लूं। और यहाँ पर भी सेम यही चल रहा था। अब पूंजी की उपलब्धता की भी कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड में, और कमी ना होने का कारण यह था कि इनके बहुत सारे उपनिवेश थे। जैसे भारत ही सबसे ज्यादा सोने की चिड़िया कही जाती थी। मान लो सोने की चिड़िया से इन्होंने कितना धन लूट के अपने यहाँ पर डाला। ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति आपने सुनी होगी, जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, कि हमारे यहाँ से धन सारा उठा के ब्रिटेन ले जाया गया, और ब्रिटेन लेके जाके उन्होंने अपने उद्योगों पे लगा दिया गया है। और उद्योगों पे लगाने के बाद उन्होंने इतने सस्ते कपड़े का उत्पादन किया गया है, जिसे उठा के इन्होंने भारतीय मार्केटों में थोपा है बिना टैक्स लगाए। और भारतीय मार्केट में थोपने की वजह से जो भारत के छोटे उद्योग थे, जो छोटे कारखाने थे, जो घर थे, जो व्यक्ति इसमें कपड़ा बनाने का काम करते थे, मान लो अगर एक व्यक्ति कपड़ा बना रहा था 10 रुपए का बन रहा है और यही वो कपड़ा 5 रुपए में उपलब्ध करा देते थे, तो सारा का सारा जो माल बिकता था वो ब्रिटेन का बिकता था। इसलिए भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन सबसे ज्यादा चले। तो पूंजी की उपलब्धता की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इनके पास उपनिवेश एक से एक थे, वहां से ये सारा सामान लेके आते थे, सोना चांदी, और यहाँ पर लाके बेचते थे। फिर औपनिवेशिक विस्तार, ये धीरे धीरे करके उपनिवेश का विस्तार करते हैं। उपनिवेश यानी एक देश द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा कर लेना, और उसके आर्थिक यानी जो काम धंधे से रिलेटेड चीज है उससे अपने देश में उस आर्थिक कार्य से लाभ कमा के अपने देश की ओर पलायन करना, ये उपनिवेश कहलाता है। यानी उपनिवेश एक कॉलोनी होती है। कॉलोनी का मतलब जहां पर व्यक्ति रहता है और वहां से वो लाभ कमा रहा है, ये इस सेंस में यूज होता था। अब कॉलोनी का यूज ये किस लिए करते थे, वहां पर अपना जो कच्चा माल है उसको लेके आते थे कॉलोनी से। जैसे भारत से कच्चा माल गया, जैसे रबड़ है, रबड़ के पेड़ में से कच्चा माल गया। चाय पत्ती है, चाय पत्ती का कच्चा माल यहां से गया, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना और पैकेटों में पैक हुआ और यहाँ आके बिक रहा है। तो सेम यही चीज वहां पर प्रोसेस किया गया। कच्चे माल को लाया गया, उसे पक्के माल में परिवर्तित किया गया और ला के अपने उपनिवेश में बेच दिया। मान लो 1 किलो चाय जो थी वो 1 रुपए की यहां से गई है, और इंग्लैंड में जाके वो रिफाइंड हुई, बनी, पैकिंग हुई, और वापसी आके जब भारत में बिक रही तो वो 4 रुपए की बिक रही है। और एक पैकेट नहीं, इससे ही पता नहीं कितने पैकेट बना लिए गए हैं। सेम इस तरीके से औद्योगिक विकास हुआ, और अधिक से अधिक लाभ किसने कमाया, तो कुछ वर्गों ने कमाया। जो पक्के माल बना रहे उन्होंने कमाया, कच्चे माल वाले हमेशा देश पिछड़े हुए ही रह गए। और आज तक ऐसा ही है। जल सेना थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, और मजबूत होने का जो मेन रीजन था वो यही था कि इनका जो युद्ध की स्थिति थी और ये जो कौशल था, क्योंकि ये शुरू में खोज करते करते यहाँ से निकले थे और इन्होंने थल सेना को मजबूत कर रखा था। मजबूत करने का रीजन ही यही था कि इनका जो भौगोलिक स्थिति थी, चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, तो इन्हें अपने लिए खतरा रहता था। इसलिए फिर इन्होंने उपनिवेश बना रखे थे, और इनकी जो थल सेना थी वो मजबूत होने की वजह से जो वे व्यापार करते थे तो कोई इन पे आक्रमण नहीं कर पाता था। आक्रमण करते भी थे तो ये उसे जीत जाते थे युद्ध में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपना पूरा जो रास्ता था इसे एकदम सुगम बना रखा था कि यहाँ पर इंग्लैंड का कोई शिप जा रहा है तो कोई इस पे कोई किसी भी तरीके का हमला नहीं करेगा। और हमला ना करने का मतलब है कि इनका व्यापार एकदम आसानी से चलेगा। फ्रांस और पोर्चुगीज वगैरह कभी भी अगर चाहते हैं व्यापार करना, क्योंकि इनके कंपटीशन में वो भी थे, तो ये क्या करते थे, ये उन्हीं को ही मार के भगा देते थे। तो इस वजह से भी जो सारा का सारा देखेंगे औद्योगिकरण, ये सारा का सारा कहाँ गया, ये इंग्लैंड की तरफ गया। क्योंकि इनके पास पावर, इनके पास दिमाग हो गया, इनके पास पैसा हो गया, इनके पास भौगोलिक इनकी जो स्थिति होगी वो लोहा खनिज सब कुछ, और एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं के देश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और समुद्र सेना भी इनकी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो इन सब का लाभ तो इनको होना ही था, जो कि इनको औद्योगिक क्रांति के रूप में मिला। इसलिए तो इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति की जननी कहा जाता है। इस समय जो इंग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस समय इंग्लैंड जो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अन्य देशों से आगे थे। वहीं यूरोप में कई देश अभी भी टुकड़ों में बटे हुए थे और राजतंत्र ढो रहे थे। तो जो इंग्लैंड है उसमें 1688 के अंदर गौरवमय क्रांति हो गई थी। और हाँ, मैंने एक चीज आपको तो बताना ही भूल गया
कि जो ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये हुई थी, आप मान के चलो इसे इसे आप कह सकते हो 1750 से 60 के बीच में, ठीक है। 18वीं सदी इसे बोलते हैं, क्योंकि 1700 से 1800 पूरा जो टाइम पीरियड है वो 18वीं सदी के अंदर आता है, तो इसलिए 18वीं सदी कहा जाता है। यानी 1700 सन से 1800 सन के बीच का जो भी एरिया होगा वो 18वीं सदी कहलाया जाएगा। तो 1688 में इंग्लैंड के अंदर गौरवमय क्रांति हुई थी, और गौरवमय क्रांति करने वाले कौन थे? जो मैंने आपको बताया, जो पूंजीपति वर्ग थे, जो बीच के उभरे हुए थे, उन्होंने की थी। क्यों? समानता के लिए, कि आप और हम में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के रूप में समान है। और शासन आया लोकतंत्र का। लोकतंत्र में क्या हुआ? लोगों का शासन हुआ। लोगों के शासन में गरीबों को तो पता नहीं है वोट क्या होता है, कुछ अमीरों को पता है, अमीरों में बहुत अमीरों को पता है, या फिर बीच के अमीरों को पता है, मगर बहुत अमीर कुछ होते हैं संख्या में, और जो कुछ अमीर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही होते हैं। जैसे मिडिल क्लास को अगर आप ले लें, तो मिडिल क्लास वर्ग भारत को क्या छोड़ो, सारे देशों में सबसे ज्यादा है। अभी इंडिया के अंदर एक सर्वे आया कि 21 व्यक्तियों के पास 70% पैसा है भारत का। ऐसा ही कुछ वहां पर इंग्लैंड के पास भी था। लोकतंत्र की स्थापना होगी, ठीक है। राजनीतिक रूप से अब ये मजबूत थे ही, पार्लियामेंट्री सिस्टम था ही इनके यहाँ पर। और जो दूसरे देश थे, आप फ्रांस ले लो, फ्रांस तो नहीं खैर यहाँ पर, अब जर्मनी को ले लो, इटली को ले लो, ये अभी तक क्या था, टुकड़ों में बटे हुए थे। उसके साथ ही कुछ देश क्या, बहुत सारे देश ऐसे थे जो राजतंत्र को अब तक ढो ही रहे थे। और यहाँ पर ढोने वाले देशों में आप मान के क्या चलो, ढोने वाले देश में फ्रांस खुद था, और फ्रांस इनका क्या था, प्रतिद्वंदी भी था। तो ये दोस्त भी अभी जो ये औद्योगिकरण था, ये विकास इस वजह से तो नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अब प्रशासनिक स्थिति भी मजबूत है, यहाँ लोकतंत्र भी है, शासन भी व्यक्तियों का ही है, वो पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाएगा। क्योंकि व्यक्ति कभी सोचेगा तो वो तो अपने हितों के लिए सोचेगा, राजा कब सोचेगा तो वो सिर्फ राजा के हित के लिए सोचेगा। मगर एक अमीर व्यक्ति सोचेगा तो वो अपने हित के लिए तो सोचेगा, मगर उसमें सारे अमीर आ जाएंगे। मगर राजा एक होता है, अमीर एक तो नहीं होते। अमीर तो कई सारे होते हैं, मगर राजा एक होता है। कई सारे राजा होते तो शायद से सारे राजा अमीर हो जाते। यहाँ ये भी एक लॉजिक है। कारखाना पद्धति का विकास। कारखाने पद्धति से कुछ फायदे तो हुए, मगर इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुए। जो कहीं का भी आप समाज देखेंगे, वो सारा का सारा समाज क्या था, शुरू में कुटीर उद्योग से ही रहता था। वहां पर पशुपालन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीजों का निर्माण कर रहे हैं, जो भी घर में आप बना के बेच रहे हैं, वो कुटीर उद्योग के अंदर आता है। छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं। अब ये जो हैंडक्राफ्ट की आइटमें थी, जो ये बनाते थे, चाहे वो कपड़ा बना रहे हो, चाहे वो बर्तन बना रहे हो, चाहे वो घड़े बना रहे हो, चाहे लोहे के सामान बना रहे हो, लोहार वाला काम, चाहे वो पशुपालन कर, ये सारे के सारे अब क्या हो गए, ये पूरा नष्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि उद्योगों के अंदर ये सारी चीजें बनने लगी। अब उद्योग के अंदर जो बनने लगी, तो यहाँ पर इनके पास बेरोजगारी आई। क्योंकि ये मान के चलो आप कि एक कोई भी वस्तु, यानी मान के चलो एक कुम्हार एक घड़ा बना रहा है, वो 10 रुपए में बना पा रहा है। औद्योगिकरण के अंदर क्या हुआ कि उद्योगों से, यानी मील से, फैक्ट्री से जो वो चीजें बनी, तो वो 5 रुपए में उपलब्ध हो गई। तो 5 रुपए में उपलब्ध होने का मतलब ये है कि इनके जो 5 रुपए थे, वो एक्स्ट्रा कोई देने के लिए राजी नहीं होगा, और कोई देने के लिए राजी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लोग हैं, अब इनके काम धंधे पे बात आ गई, काम धंधे इनका खराब हो गया। अब इनके काम धंधे को इन्हें ठीक करने के लिए कहाँ की ओर जाना पड़ा? इन्हें जाना पड़ा शहरों की ओर, क्योंकि कृषि कार्य में ये जा नहीं सकते, क्योंकि कृषि कार्य का खुद ही बेड़ा गर्क हो रखा है। वहां पर मशीनें लगा दी गई हैं, मशीनों से उत्पादन करवा रहे हैं। तो मशीन की जब यूजेस शुरू हुए, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो किसान थे, उनके अंदर भी बेरोजगारी आई, वो भी शहर की ओर भागे। जो कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, वो भी शहर की ओर भागे। ऐसे ही इन्होंने सेम भारत में किया। जब ये भारत के अंदर अपने वहां से बना हुआ, मीलों से बना हुआ कपड़ा लाए, तो वो कपड़ा एक तो बहुत सस्ते थे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो भारत के जितने भी आप कुटीर उद्योग देखेंगे, वो भी सारे के सारे इन्होंने नष्ट कर दिए। अब वो भी सारे के सारे किस पर डिपेंड हो गए? कृषि पे। और यही वो रीजन है जिसके वजह से भारत के अंदर आप देखेंगे, जो ये फेमाइन आ रही है, ये जो महामारी आती थी, उसके अंदर इतने लोग मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कृषि कार्य पर डिपेंड थे, कृषि पे ही डिपेंड थे। उन्हें दूसरा कोई काम आता नहीं था। दूसरी, क्योंकि फैक्ट्रीज जो थी वो सारी की सारी तो इंग्लैंड में लगी हुई। तो यहाँ का बंदा करे क्या? हैवी टैक्सेस देते थे, और समझ लो मौत का निवाला बनते थे। फायदा कौन उठा रहा था? इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के कुछ गिने चुने लोग इसका फायदा उठाते थे। अब इन्होंने भारत के भी उद्योगों को काफी प्रभावित किया। यहाँ पर अब बेरोजगारी आई, ठीक है, बेरोजगारी को जन्म दिया। तो ये सारे के सारे अब कुटीर उद्योग वाले कृषि कार्य से भी नहीं लग पा रहे। अब ये शहरों की ओर चले गए। शहरों की ओर जाने के बाद क्या था, ये सस्ते लेबरों पे, सस्ते जो मजदूरी है उस पे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि इनको काम आता नहीं था। और वर्कर, फैक्ट्री जो मालिक है, वो आज भी यही करते हैं, आपको काम नहीं आता, आपको हम इतना ही पैसा देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। फिर इनसे काम के जो आवर्स थे, इनके बहुत ज्यादा थे। इनसे 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ऐसे काम लिए जाते थे। बच्चों से 16-16 से 14-14 घंटे काम लिया जाता है, जिससे वजह से आप देखेंगे चाइल्ड जो मृत्यु का दर था, जो बच्चों की मृत्यु का दर था, वो काफी ज्यादा था इस समय तक। और इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि इन्होंने भारतीय जनता का खून चूसा है, इन्होंने अपने देश की जनता का भी पूरा खून चूसा है। औद्योगिक क्रांति आई तो इन्होंने समझ लो लाखों लोगों के, लाखों बच्चों के मौत के ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया है। अब जब शहरीकरण कैसे हुआ, ये सारा का सारा एक ही चीज से है, ये बेरोजगारी से। ये
जो है ये सारा का सारा एक के साथ एक डोमिनो इफेक्ट को जन्म दे रहा है औद्योगिकरण। शहरीकरण को भी इसने बढ़ावा दिया। शहरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? जब आप देखेंगे कि उद्योग धंधे वहां से खत्म हुए, गांवों से, कृषि के क्षेत्र से भी धंधे खत्म हुए, तो ये सारे के सारे कहाँ की ओर चले गए? ये सारे के सारे शहरों की ओर ऑब्वियसली जाएंगे, जहां इन्हें रोजगार की तलाश है। शहरों में मजदूरी के लिए मजदूर की कमी रहती ही थी, तो ये बड़े बड़े उद्योगों में आप काम करने लगे, वहां पर काम करने लगे, तो आसपास में ही रहने लगे। आसपास में रहने लगे तो आप देखेंगे बंदरगाह के आसपास में छोटे छोटे बस्तियों का निर्माण किया गया। बस्ती का निर्माण कैसे किया गया? वहां पर पतली पतली गलियां थी, वहां पर हवों की भी जो व्यवस्था थी वो भी ठीक से नहीं थी। स्वास्थ्य का जो पूरा था, ना वहां पर रोशनी आ रही है, ना वहां स्वच्छ हवा है, ना वहां स्वच्छ पानी है। अब जो लोग हैं वो रह तो रहे हैं, मगर उनकी कंडीशन क्या है? आर्थिक रूप से पूरी तरीके से खराब तो वैसी ही है फैक्ट्री के मालिक की वजह से। जो शारीरिक रूप से होनी चाहिए थी वो उनको गुणवत्तापूर्ण कुछ भी चीजें नहीं मिल पा रही, उस वजह से हो गई है। महामारी का इनको शिकार होना पड़ता था, फेमाइन्स होते थे यहाँ पर भी, जिससे इनके कई हजार लोग ऐसे ही मर जाते थे। फिर मजदूरी की दर नहीं मिल रही थी इनको, और इनसे काम ज्यादा करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि पूंजीपति हमेशा चाहता है कि मेरा ही लाभ हो, और यहाँ पर कोई नियम कानून थे नहीं, तो अपने हिसाब से ये वेतन देते थे, और काम के घंटे जो थे इनके कोई भी फिक्स नहीं थे, वेतन भी अपने हिसाब से देते थे। प्रदूषित वातावरण के अंदर इनके लोगों को रहना पड़ता था। शहरों में जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही थी, किचपिच किचपिच। आप देखेंगे दिल्ली जैसा एरिया कंजेस्टेड है, यहाँ पर भी आप कुछ ऐसे एरिया में जाके देखेंगे जो औद्योगिक एरिया के, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बचे हुए, वहां क्या है, लोग आज भी छोटे छोटे शेल्टर्स टाइप के एरिया, मतलब छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। ये औद्योगिकरण के अंदर जब आए लोग, तो यहाँ पर क्या था, छोटे छोटे खोखे जैसे कमरे बना रखे थे, उसके अंदर ये लोग रह रहे थे। ठीक है, जैसे एक खाट है, खाट के नीचे बच्चे सो रहे हैं, खाट के ऊपर मम्मी पापा सो रहे हैं, कुछ इस टाइप की कंडीशन इसने कर दी। छोटे छोटे एरिया में अब ले रहे हैं, लोग रह रहे हैं, आइट साइड में ही कोई गैप नहीं है, इतनी में आसपास में यदि कोई बीमार हो रहा था ये भी बीमार हो जा रहे हैं। इस तरीके की कंडीशन हुई। शहरीकरण तो हुआ, मगर उसके साथ जो नेगेटिविटी हुई वो सबसे ज्यादा हुई। औद्योगिकरण के फायदे हैं, उससे फायदे से ज्यादा इनके नुकसान भी हैं। हर एक चीज का फायदा नुकसान होता है, इसका नुकसान कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं आप, क्योंकि जो इस परिवर्तन को करने वाले थे, जो ये करवा रहे थे औद्योगिक क्रांति क्या औद्योगिकरण जो हो रहा था, वो सारे का सारे पूंजीपति थे, और वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इस वजह से सारा का सारा जो काम था वो बेड़ा गर्क ही होता जा रहा था यहाँ पर। अब सामाजिक संरचना में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। इससे पहले जो समाज था यूरोप का, वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक तो कुलीन वर्ग जो अमीर अमीरों का हो गया, एक पादरी हो गया जिसमें पोप राजा, ये जो ब्राह्मण क्लास होगी वहां पर की, जिन्हें पादरी कहते हैं, वो पोप। उसके बाद सर्वसाधारण। ये सर्वसाधारण क्या है? ये आम आदमी है, आम आदमी, आम व्यक्ति जो है ये। मगर औद्योगिक क्रांति ने पूंजीपति को एवं मिल मालिक जैसे नए वर्ग को सामने लेके आए। क्यों आए? क्योंकि जो ये सर्वसाधारण थे, इसी में से ही कुछ लोग जो थे वो सारे के सारे क्या बने? पूंजीपति बने, मिल मालिक बने। इन्होंने ही मिल मालिकों का निर्माण किया, मतलब मालिक क्या बने, इन्होंने ही जो इन्वेस्टमेंट थी वो की। अब यहाँ पर बड़े बड़े लोग के साथ साथ एक नया वर्ग जो उभर के आया था वो पूंजीपति वर्ग का था, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और ये काम करे जा रहे थे। अमीर तो कर ही रहे थे, ये 2 वर्ग तो कर ही रहे थे, मगर ये भी हो रहे थे। तो यहाँ पर अब तीसरा वर्ग आया, और तीसरा वर्ग अभी हमने बताया था कि 1688 में गौरवमय क्रांति हुई थी। गौरवमय क्रांति का ही सीधा अर्थ ये था कि यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र लाया गया। मगर जब आप देखेंगे पूंजीपति वर्ग क्या है, ये नॉर्मल वर्ग से ही तो उभर के आ रहा है, सर्वसाधारण से। इस वजह से लोकतंत्र आया, क्योंकि अब शासन किनको चाहिए? सर्वसाधारण को चाहिए। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से साधारण हट के कहा आना चाहिए, आम आदमी के पास आना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र वहां पर आया था। औद्योगिक क्रांति ने तत्कालीन समाज के ताने बाने को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पर जो संयुक्त परिवार का सिस्टम था वो टूटने लगा। मानव के बीच का संबंध जो था, अब वो मानव और मशीन के बीच का संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे एक व्यक्ति एक मशीन पे कार्य करता है। इससे पहले जब आप देखेंगे घर के अंदर कोई भी कार्य होता है तो सारी फैमिली मिलकर कार्य करती है। भारत के अंदर इसको आप समझ सकते हैं कि यदि कोई कृषि कार्य से जुड़ा हुआ फैमिली है, कोई किसान है, तो क्या कर रहा है? पापा जा रहा है वहां पर पानी डाल रहा है, पापा जा रहा है वहां पर खेती का कार्य कर रहा है, बच्चा जा रहा है वो सुबह वहां पर पानी को सिंचाई करवा रहा है, वहां पर से पानी को खोल रहा है, बांध बना रहा है। उसके बाद माँ है वो घर में खाना बना रही है, जो बहू है वो घर से खाना लेके जा रही है खेतों में देने के लिए अपने घर वालों को। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक सर्कल के तौर पे चल रहा है। मगर जैसे ही आप औद्योगिक क्रांति के इस टाइम में आएंगे तो सामाजिक संरचना में कैसे परिवर्तन आएगा? एक व्यक्ति ने यदि किस काम को सीखा, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे उसी का काम आएगा। तो और वैसे ही दूसरी फैक्ट्री वहां से मान के चलो 300 किलोमीटर दूर लगी है, या 30 किलोमीटर दूर लगी है, या 50 किलोमीटर दूर लगी है, तो उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ उस जगह में शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी पूरी फैमिली तो कभी पलायन नहीं कर पाएगी, यानी कुछ कुछ मेन बंदे ही वहां पलायन करेंगे। इस तरीके से जो सामाजिक संरचना थी वो पूरी पूरी टूटती गई। और आज भी आप देखेंगे कि इंग्लैंड का जो समाज है वो एटोमिस्टिक है, यानी एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो सारी की सारी नींव कहां से आई है? औद्योगिक क्रांति से आई है।
तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो विचारधाराओं को लेके बहुत सारे जो परिवर्तन है वो सारा औद्योगिक क्रांति से हुआ। अब साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्य का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी आपका पता ही नहीं आप कितना विस्तार कर सकते, वो साम्राज्य होता है। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि कच्चा माल को खरीदने के लिए ये उपनिवेश से चाहिए होते थे। नए नए क्षेत्र ढूंढेंगे, वहीं से तो कच्चा माल लाएंगे सस्ते में। कच्चा माल लाएंगे तो उन्हें वहां पर अपने यहाँ पर प्रोसेस कराएंगे, प्रोसेस करा के फिर इन्हें अपने कॉलोनियां जैसे भारत जैसे देश पे वहां बेचेंगे। मान लो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने कब्जा किया शुरू में जाके, क्योंकि बाद में इन पे ही कब्जा किया जब इनसे अमेरिका का उपनिवेश छिना। अब इन्होंने यहाँ पर जाके कब्जा किया, यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ से कच्चा माल लिया, उसे ला के प्रोसेस किया फैक्ट्री में अपने, वहां से उसका जो भी निर्माण किया उसे जाके भारत में बेच दिया। तो अब ऐसे नई नई जगहों के लिए सबसे व्यापार के लिए क्या चाहिए होता है? एक मार्केट चाहिए होती है और एक वहां पर जहां पर से सामान आए कच्चा माल। वो मान के चलो इन्होंने चाय पत्ती खरीद ले ली ऑस्ट्रेलिया से, और चाय पत्ती का फाइनल रूप में जो परिवर्तित किया वो किया इन्होंने अपने इंग्लैंड की फैक्ट्री में, और वहां से पैकेट में बेच के ये कहां पर माल बेच रहे? इंडिया के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा कमाएगा वो इंग्लैंड ही कमाएगा। क्योंकि आज भी आप देखोगे टमाटर जो है किसान बेच रहा है 20 रुपए किलो। अगर वही टमाटर आप जैम के रूप में दोगे हुए, जैम समझ रहे हो आप, फैक्ट्री के अंदर उत्पादित एक प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में बनाया गया एक प्रोडक्ट है, वो 250 रुपए 200 रुपए किलो में आपको मिलता है। तो वो आप समझ गए कि ये कच्चे माल से पक्का माल बनाने का क्या फायदा है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कोई भी सामान लोगे, जैसे बिंगो चिप्स ही ले लो, यहां पर आलू कितना है? 10 रुपए किलो मिल रहा होगा, मगर वही बिंगो चिप्स आप कितने रुपए में? 20 रुपए में, 30 रुपए में सिर्फ कितना खाते हो? 20 ग्राम या 25 ग्राम ही आपको मिलता है। तो ये हुआ कच्चे माल से पक्के माल बनाने का फायदा। और इसका सारा फायदा का किसने लिया? वो लिया अमीरों ने, पूंजीपतियों ने। इस वजह से इन्होंने साम्राज्यवाद का विस्तार किया ताकि इनको सारी की सारी सुविधाएं वो मिल सके। अब जो ये श्रमिक वर्ग है इसके अंदर बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि सारा जो सारा बुरा दृश्य नजारे जो देखे, जो बीती, वो सारा इन्हीं पे ही था, श्रमिक वर्ग के। एक तो ये अपने कुटीर उद्योग से हाथ धो बैठे थे, सस्ती मजदूरी में ये काम करते थे। सामाजिक आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराबी हो चुकी थी, और ये क्या थे? मजदूरी, मतलब समझ लो फ्री फंड में ही काम कर रहे थे। कुछ पैसों के लिए पूरा पूरा दिन अपना दे रहे हैं, फिर भी खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, इतना कमा पा रहे खाने के लिए या नहीं कमा पा रहे, वो नहीं पता। क्योंकि जब आप बेरोजगारी देखेंगे बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा? एक ही काम को करने के लिए जब 100 बंदे उपलब्ध होंगे, तो आप अगर किसी से 10 रुपए में वो काम करा रहे तो शायद आप 1 रुपए में भी करवा लें। ऐसी ही कंडीशन वहां पर आई। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी, इससे भुखमरी बढ़ती है। बेरोजगारी के वजह से भुखमरी जब बढ़ती है तो वहां पर क्या हुआ था? पर्याप्त असुविधाएं होने लगी खाने पीने की। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से वहां पर जो इनको अपर्याप्त सुविधाएं थी रहने की, खाने की, पीने की, उससे क्या हुआ? इनका शारीरिक और मानसिक जो विकास था उस पर बाधा पड़ना लगा। शारीरिक मानसिक विकास जो था इनका पूरा रुक गया। यहाँ पर जो सारी समस्या थी वो श्रमिकों को ही हुई, इन्हीं को ही काल का निवाला बनना पड़ा। और आप देखेंगे अमीरी और गरीबों के बीच की जो खाई थी काफी ज्यादा बढ़ गई। तक ये खाई बढ़ती ही जाएगी जब तक कार्ल मार्क्स आएंगे नहीं और वो कुछ अपने सिद्धांत देंगे नहीं, क्योंकि लेबर यूनियन वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं आ रही। श्रमिक ज्यादातर अनपढ़ ही होते थे, तो पूंजीपति जो दे रहा है, अमीर जो फैक्ट्री का मालिक जो दे रहा है, ये वही पैसा लेके गुजारा कर रहे हैं। इन्हें इतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा जिससे इनका गुजारा हो जाए, फिर भी ये गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर थी। मगर समाज के अंदर जो सारा परिवर्तन था वो इसी के बाद से आया। नई नई विचारधाराओं का जन्म जो हुआ वो औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। समाजवाद जो विचारधारा थी, क्योंकि अब तक आपने जो देखा होगा वो क्या था कि पूंजीपति अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, मगर उन्हीं में से ही कुछ ऐसे पूंजीपति निकल के सामने आए। तो समाजवादी विचारधारा का भी उदय औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। कुछ जो अमीर व्यक्ति थे उनमें से कुछ में समझ लो ये जो लोग थे जिनकी दशा खराब हो रही थी उनके प्रति सहानुभूति आई। तो उनमें थे चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, ये व्यक्ति थे। फिर उसके बाद इसमें फ्रेडरिक एंगल और अपना कार्ल मार्क्स भी आए, जिन्होंने गरीबों के हितों के लिए सोचा। और वहीं से आप देखेंगे एक समाजवादी और एक मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसने जन्म लिया। और उस जन्म के वजह से आप देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति में थोड़ी सुधार आई, क्योंकि उन्होंने मजदूरों को जागरूक करने की कोशिश की कि आपका जितना भी धन है, आपकी जितनी भी मेहनत है, वो सारा का सारा, उसका जितना भी लाभ है वो सारा कौन कमा रहा है? एक फैक्ट्री का मालिक। और आपके पास क्या मिल रहा है? सिर्फ नाम मात्र के पैसे और एक खराब सी जिंदगी। तो विचारधारा को भी इन्होंने जन्म दिया। इस तरीके से औद्योगिक जो क्रांति हुई उसने लाभ तो दिए ही, उसके साथ साथ नुकसान भी हुए। मगर औद्योगिक क्रांति को पढ़े बिना आप कभी भी आगे के समाज को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरा ताना बाना है इसने पूरा एक पूरे वर्ग को, एक क्लास को, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने ही अपने आप में एक पूरे समाज के अंदर परिवर्तन कर डाला। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसे आपको
मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।